हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि 9th क्लास का होगा। यह चैप्टर नंबर 8 है। मैं जो भी डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है, फोर्स का उपयोग किसी वस्तु के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने, यानी वस्तु को तेज या धीमी, फास्ट या स्लो गति से चलाने के लिए या उसकी गति की डायरेक्शन बदलने के लिए किया जाता है। जो फोर्स होता है, इसका उपयोग क्यों करते हैं? किसी वस्तु की वेलोसिटी, वेग के मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए। कहने का मतलब यह है कि वस्तु को या तो तेज करेंगे, फास्ट करेंगे या धीमी करेंगे। इसकी गति को, कोई भी वस्तु है उसके गति को हम क्या करेंगे, या तो तेज करेंगे या धीमी करेंगे, स्लो करेंगे। इसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं? फोर्स का। ओके, तेज या धीमी गति से चलाने के लिए, उसकी गति की डायरेक्शन बदलने के लिए हम फोर्स का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम यदि फेंक रहे हैं तो ये सर्टेन डिस्टेंस को कवर करेगा। यदि इसके डायरेक्शन को मुझे चेंज करना है तो इसके आगे मुझे क्या करना होगा? एक ऑब्स्टेकल डालना होगा। कुछ यदि डाल देंगे तो ये जिस वेग से, वेलोसिटी से जा रहा है, यह अपना डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज कर देगा। ओके, या इसको आगे में यदि हम हाथ से कुछ मार देंगे, मान लीजिए इसको फेंके आगे से हाथ मार देंगे, तो मैंने क्या किया? फोर्स लगाया, और ये जो जा रहा था जिस वेग से, यह अपने डायरेक्शन को क्या किया? चेंज कर दिया। तो फोर्स का हम उपयोग इसी जगह करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लॉक को दोनों तरफ से इक्वल फोर्स। मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है, मान लीजिए ये ब्लॉक है, इसको यदि दोनों तरफ इक्वल फोर्स से खींचा जाए तो ब्लॉक हिलेगा नहीं। ऐसे बल को बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। मान लीजिए ये ब्लॉक है, इसको यदि दो व्यक्ति खींच रहा है और दोनों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स, कहने का मतलब इक्वल न्यूटन के साथ खींच रहा है, तो ये जो ब्लॉक है यह हिलेगा नहीं। इस तरह के जो बल लगते हैं, यदि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगे तो इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति के पहला नियम। कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है, तब तक रेस्ट स्टेट मतलब स्थिर अवस्था में, या यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति में, रहती है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति में रहती है, जब तक कि उस पर कोई बल लगाकर, कहने का मतलब है कोई बाह्य बल लगाकर उसको मजबूर न किया जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी वस्तु है, यदि मान लीजिए कि यह एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, यह तब तक स्थिर रहेगा, अपने स्टेट पे रहेगा। मान लीजिए कि इस पे रखे हुए हैं, यह तब तक स्थिर रहेगा यदि हम इस पे बाह्य बल न लगाएं। अभी मान लीजिए कि इस पे बाह्य बल लगाएंगे तो ये क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह चला गया। और यदि यह मोशन में है, गति में है, तो यह तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि इस पे बाह्य बल न लगे। मान लीजिए ये मोशन में है, इसको आगे में यदि हम अपना हाथ रख देंगे तो ये क्या होगा? रुक जाएगा। तो कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट यदि स्थिर है तो स्थिर में ही रहना चाहता है, यदि मोशन में है, गति में है, तो गति में ही रहना चाहता है। यह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर में रहेगा, यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, सभी ऑब्जेक्ट
जो सभी वस्तुएं होती है अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन को रेसिस्ट करते हैं, मतलब विरोध करते हैं। ओके। और क्वालिटेटिव वे, मतलब जो वस्तु ऑब्जेक्ट गुणात्मक रूप से जिस अवस्था में है, या तो गति में है या रेस्ट में है, तो वो क्या करते हैं, जिस अवस्था में है और यदि उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगे तो उसका क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, परिवर्तन को रेसिस्ट करेंगे। ओके। यदि कोई गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, यदि उसमें कोई हम फोर्स लगाते हैं तो उसका वो क्या करेंगे, विरोध करेंगे। यदि उसके विरोध से ज्यादा यदि फोर्स लग जाए तो क्या होंगे, चेंज होंगे उसमें। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट के स्थिर रहने या समान वेग से चलते रहने की प्रवृत्ति को इनर्शिया कहते हैं। जो अनडिस्टर्ब्ड मतलब जो जिसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जो स्थिर ऑब्जेक्ट है के स्थिर रहने या समान वेग, जो एक इक्वल वेलोसिटी से चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट चलते रहने की प्रवृत्ति को इनर्शिया कहते हैं। ओके। यही कारण है कि गति के पहले नियम, जो गति का पहला नियम है, उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। किसको, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। ओके। क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया जो कहता है वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है मोमेंटम, इसको P से डिनोट करते हैं, इक्वल टू है द्रव्यमान मास गुना वेग वेलोसिटी। मोमेंटम निकालना हो तो क्या करेंगे, मास गुना वेलोसिटी करेंगे तो मोमेंटम निकल जाएगा। इसमें डायरेक्शन दिशा और मैग्नीट्यूड परिमाण दोनों होता है। जो मोमेंटम होता है इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ओके। यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब यदि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके। इसको भी ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोमेंटम का ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति के दूसरा नियम। किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए अनबैलेंस्ड फोर्स के समानुपाती होते हैं। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के जो मोमेंटम होते हैं में परिवर्तन, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए अनबैलेंस्ड फोर्स, जो संतुलित नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स के समानुपाती होते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू वी माइनस यू बाई टी। यहां पे v माइनस यू बाई टी क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है। ओके। यहां पे इसी को डिफाइन किया गया है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू वी माइनस यू बाई टी। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो k आ जाएगा, तो k ma हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे v माइनस यू बाई टी, ये क्या है, एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। ओके। तो इसको ध्यान रखना है, यह कौन कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है मास की एसआई यूनिट। जो द्रव्यमान होते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण की एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि ये इसको हटाएंगे तो ये
-2 जो है ऊपर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे F बराबर ma। जो F होता है वह m इंटू ए मतलब मास गुना एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, यह क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। यहां से भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाएगा कि F बराबर ma मोशन के किस लॉ को बताता है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, सेकेंड लॉ ऑफ को बताता है मोशन के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बलों की एक जोड़ी जो फोर्स होते हैं इसके वन पेयर होते हैं। ओके, ऐसा तो नहीं है कि बल एक ही डायरेक्शन में लगेगा, एक डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन बल जो है कहीं ना कहीं इसमें दो चीज होती है। मान लीजिए कि ये है, इसमें हम यदि फोर्स लगाए तो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ओके, तो यही बताया गया है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन बलों की एक जोड़ी होती है। ओके, सिर्फ एक बल नहीं, दो विरोधी बलों को एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया, फोर्सेस कहा जाता है। जो बल की एक जोड़ी होती है इसमें सिर्फ एक बल नहीं, एक फोर्स नहीं, दो विरोधी बल, जो दो विरोधी बल होते हैं, फोर्सेस होते हैं, को एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। कहने का मतलब यह है कि यदि ये है, इस पे हम यदि धक्का लगा रहे हैं तो ये इसमें जितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है इसकी, वो अपना भी फोर्स मेरे ऊपर लगा रहे हैं। यदि मेरा फोर्स, मैं जो धक्का लगा रहा हूं, यदि मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यदि जितना इसकी वेट है उससे हम यदि कम वेट, कम फोर्स लगा रहे हैं उसके कंपैरेटिवली, तो ये स्थिर रहेंगे। तो वही बताया गया है यहाँ पे कि बलों की एक जोड़ी होती है, सिर्फ एक बल नहीं, दो विरोधी बल। ओके, को एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कहा जाता है। इसलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस भी कहते हैं। तो यहां से भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट दिए थे, यानी हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तथा दो डिफरेंट बॉडीज पर कार्य करती है, भले ही क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिमाण में बराबर होता हो। ओके, यहां से एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है। मान लीजिए कि आप नाव पे चढ़े हुए हैं, नाव पे से यदि आप किसी समुद्र में या किसी झील में यदि आप छलांग लगा रहे हैं तो क्या होगा, जितने फोर्स से आप छलांग लगाएंगे वो जो नाव होगा वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, और यदि आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, उधर से भी फोर्स लगेगा, वो भी पीछे हटेगा। तो कहने का मतलब है एक्शन, जितना एक्शन लगाएंगे आप करेंगे उसका रिएक्शन भी होगा। जैसे यदि कोई बंदूक चलाता है तो उसमें क्या होता है, बंदूक चलाने से जितने स्पीड से गोली निकलती है तो उसमें जो प्रेशर डाले जाते हैं उतने ही वो स्ट्रांगली रिवर्स भी मारते हैं। तो जो बंदूक चलाने वाले होते हैं वो व्यक्ति काफी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जितना एक्शन से आगे जाता है बंदूक की गोली उतना ही रिएक्शन से वो विपरीत भी एक फोर्स आता है, लेकिन उसको बैलेंस्ड करने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। ओके, तो इसलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस भी कहते हैं। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।